हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी मेडिकल एंट्रेंस मेडिएटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना कभी रुकता है ना कभी थकता है, हमेशा कंटिन्यू चलता ही रहता है। जी हाँ, आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नीट में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं, लेकिन एम्स में इतना ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। अगर एम्स में पूछे गए हैं और इस साल से एम्स नीट में ही कंबाइंड है तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि वो क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन वो इस बार नीट में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के बाहर का भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है हमारी। जो चैप्टर केवल एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है उसमें मैं आपको केवल एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रख रहा हूँ, और जहाँ जो क्वेश्चन बाहर से पूछे जा रहे हैं तो मुझे आपको भी बाहर घुमा के लाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी तो करेंगे करेंगे, बाहर से भी जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं हम वो सभी कवर करेंगे। ये समझ लीजिए हम एनसीईआरटी का एकदम पोस्टमार्टम करके चलेंगे। बाहर से ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के पूछ लिया। एनसीईआरटी में कोई एक वर्ड दिया हुआ है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता है एनसीईआरटी से। जो भी बाहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा बस एनसीईआरटी से एक दो कदम आगे निकल जाएंगे। तो हम ऐसे जहाँ भी ज़रूरत होगी हम हर चीज़ में वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इसका जनरल में इंट्रो दे देता हूँ कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, हमारी बॉडी की जो भी सेल है सब में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है और सब में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या होता है, बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है, उस बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। और इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को चलाने के लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तो कंटिन्यू ये सब रिक्वायरमेंट भी उसकी फुलफिल करनी है। तो हमारे दो पर्पज़ हैं, एक तो हमको जो भी काम की चीज़ें हैं वो सेल को देनी है, और जो भी फालतू की चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको हमको एक्सक्रीट आउट करना है, बाहर निकालना है। तो इसलिए हमको एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था जो कि ये दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर जाए, काम की चीज़ें भी दे जाए और फालतू का जो मटेरियल है उसको भी बाहर निकल जाए। तो ये हमारी बॉडी में फ्लूइड वाला सिस्टम होता है, वो ये काम करता है, मतलब कि ब्लड और लिम्फ मोस्टली जो होता है वो ब्लड करता है, ये ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कि आदान प्रदान चीज़ों को, काम की चीज़ों को ले जाना और फालतू की चीज़ों को बाहर लेके आना। मोस्टली ये काम ब्लड का है, लेकिन कभी कभी लिम्फ भी कुछ चीज़ों का ये काम करता है। जब हम आगे लिम्फ देखेंगे तब हम उसका देखेंगे, अभी हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे और पहला और सबसे मेन क्वेश्चन इससे जो पूछा गया है ब्लड की पीएच के बारे में। तो ब्लड की पीएच जनरली आप याद रखिए 7.4 होती है ब्लड की पीएच, मतलब कि स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का है ये। अब देखो, इस ब्लड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक कंपोनेंट का नाम है प्लाज्मा और दूसरे को नाम दिया गया है फॉर्म्ड एलिमेंट। अब इस ब्लड का 55% हिस्सा है वो तो ये प्लाज्मा फॉर्म कर रही है, और 45% हिस्सा है वो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा है 55% और ये फॉर्म्ड एलिमेंट है 45%। अब देखिए, इस प्लाज्मा का भी जो वाटर है वो तो है 90 to 92%। अब यहाँ बहुत ही ज़्यादा घुमाया जाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कैसे किस चीज़ को दिया गया है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। अब देखो, ये जो वाटर है ये इस प्लाज्मा का 90 to 90% है, ना कि इस ब्लड का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। जब वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था बहुत साल पहले तो उन्होंने दे दिया कि मान लो किसी बॉडी में 1 लीटर ब्लड है तो बताइए उस ब्लड में कितना वाटर होगा। तो बच्चों को इतना याद रहता है कि 90 to 92% वाटर रहता है। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो 90 to 92% है ये प्लाज्मा का है, ना कि ब्लड का। मान लो अगर 1 लीटर है तो उसमें से 55% उसका होगा प्लाज्मा, और उस 55% का होगा 90 to 92% होगा वाटर, मतलब कि लगभग 50-51% के आसपास बैठेगा ये वाटर। तो याद रखना, अगर 1 लीटर है तो लगभग 500 ml और 510-520 ml ऐसा कुछ होगा वाटर का लेवल उसमें। तो ये आप याद रखें, यहाँ से बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था ये। अब देखिए, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि 90 to 92% में तो वाटर आता है, और 3 प्रोटीन के नाम दे रखे हैं उन्होंने। वो बोला है कि वो 6 to 8% में आते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो जो 6 to 8% है उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, केवल प्रोटीन नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनको कमांडली बोला गया है सॉलिड पोर्शन, मतलब कि 90 से 92% वाटर है, बचा हुआ पोर्शन है वो सॉलिड का है। अब सॉलिड को भी डिवाइड किया जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि कुछ सब्सटेंस इस सॉलिड में ऑर्गेनिक होंगे और कुछ इनऑर्गेनिक होंगे। उस ऑर्गेनिक में वो प्रोटीन आई हैं जिसमें कि जो कि एनसीईआरटी में दी हुई हैं, और उस प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने वो सभी चीज़ें यहाँ लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ वही लिखी हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं। यहाँ ये समझ लीजिए बच्चों, जो भी चीज़ अगर मैंने यहाँ लिखी हुई है तो डेफिनेटली ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। एम्स के पेपर का कई सालों के कई ईयर्स के पेपर का एनालिसिस है ये। अब देखो,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं, कुछ एंजाइम्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं, ग्लूकोज आता है और लिपिड आता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यही चीज़ देख रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आएंगी, एंजाइम्स आएंगे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन 2018 नीट में ही पूछे गए हैं। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन, ये तो 3 प्रोटीन होती हैं, पहले इनके आप नाम याद रखें, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन। तो कैसे याद रखेंगे हम इनको, तो आप जनरली बस ये समझ लीजिए आलू गोभी फ्राई, बस ये है आलू गोभी फ्राई, आलू से आ गया आपका एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, गोभी आ गया, और फ्राई से फाइब्रोनोजन, आलू गोभी फ्राई करके आपने सब्जी खाई, तो ये है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन। ये तो हो गए प्रोटीन के नाम। अब इनके फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन पूछा जाता है। तो एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस करके रखना, ग्लोब्यूलिन का है डिफेंस मैकेनिज्म, और फाइब्रिनोजन है उसका काम है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। जो भी अपना बॉडी में से ब्लड, जब भी कहीं चोट वोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो उस ब्लड को क्लॉट करना, मतलब कि उसके फ्लो को प्रिवेंट करना, कि उसका ब्लड का लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए, तो इसलिए ब्लड को क्लॉट किया जाता है, तो उसमें फाइब्रिनोजन का रोल होता है। तो कैसे याद रखना है, तो एल्ब्यूमिन को मैंने आपको बताया था आलू, तो आप ये समझ लीजिए, बस इतना दिमाग में रखिए, आलू होते हैं वो ओस में उगेंगे, मतलब आलू को उगने के लिए या ग्रोथ करने के लिए ओस ज़रूरी है, तो ओस से आप याद रखेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोब्यूलिन, अब इसको कैसे याद रखना है, जी है। अब देखो जी से आप ऐसे याद रखिए, जनरल, अपने सेना में एक रैंक होती है मेजर, जनरल, कर्नल, ऐसे करके, तो जनरल ये क्या करते हैं, मतलब अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही है इनका, ये सेना में है, तो मतलब कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेंगे, ये ग्लोब्यूलिन होंगे वो डिफेंस मैकेनिज्म में। अब फाइबर, फाइबर क्या होता है, फाइबर मतलब कि कोई कपड़ा है, मतलब वो फाइबर से मिलकर बना हुआ है, और कपड़े का काम क्या होता है कि कभी कोई चीज़ हो रही है तो उसको ऐसे, अपने भी घर में कहीं कोई पाइप कट गया तो हम उसको ऐसे लीकेज से रोकने के लिए कपड़े से बांध देते हैं, मतलब कि वो लीकेज रोक रहे हैं। तो ऐसे ही वो तो हो गया नॉर्मल फ्लूइड का, पानी का लीकेज। अगर मैं ऐसे ब्लड की लीकेज की बात करूँगा तो वो भी किसी फाइबर से ही रोका जाएगा, तो क्लॉटिंग करके फाइब्रिनोजन से रोका जाएगा उसको। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। एल्ब्यूमिन होगा, उसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, और फाइब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग में। अब इसमें जो एंजाइम आते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये 4 एंजाइम मेन हैं जो कभी या तो ऑप्शन में पूछे गए हैं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इस सॉलिड पोर्शन में, प्लाज्मा के में। अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ग्लूकोज होगा और लिपिड होगा, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में ये 4 दिए गए हैं हमारे, सोडियम होगा, कैल्शियम आयन होंगे, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। ये टोटल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे इसमें प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के सॉलिड पोर्शन में। तो आप याद रखना, प्लाज्मा जो कि पूरे ब्लड का 55% है, उसका 90 से 92% तो वाटर होता है, बचे हुए पोर्शन में सॉलिड होगा और कुछ गैस भी होती हैं। सॉलिड को हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांटा। ऑर्गेनिक में प्लाज्मा प्रोटीन आती हैं जो कि आलू गोभी फ्राई याद रखना है आपको, और एंजाइम्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड, और इनऑर्गेनिक में ये सब चीज़ें हैं। अब देखो ब्लड में क्या होता है कि इस प्लाज्मा में कि कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जैसे कि अभी यहाँ बात आपने देखी, यहाँ फाइब्रिनोजन ये कि क्लॉटिंग में काम कर रहा है, ये क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट है। मैं आगे जब कोगुलेशन या क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको वो 13 के 13 नाम याद रखने हैं, वो एम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो उनमें से फर्स्ट आता है वो फाइब्रिनोजन ही है। तो जो भी प्लाज्मा है उसमें कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, मतलब कि टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। उस प्लाज्मा में से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया, अगर उस प्लाज्मा में से हमने उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया तो जो बच गया उसको हम सीरम बोलते हैं। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में भी पूछा गया है कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकालने के बाद जो कंपोनेंट बचता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सीरम बोला जाता है। या फिर इस तरीके से भी पूछा गया एक दो बार ये क्वेश्चन कि सीरम किसको कहा गया है, मतलब कि प्लाज्मा में से हमने किसको माइनस किया, तो आपको कुछ भी ऑप्शन दे सकता है कि एंजाइम हमने माइनस कर दिए, या फिर हमने एल्ब्यूमिन प्रोटीन माइनस कर दी, या फिर हमने अमाइनो एसिड माइनस कर दिए। तो आपको याद रखना है हमने उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस किए हैं, तब जाके सीरम बना है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, प्लाज्मा फेरेसिस। ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी भी मतलब कोई भी अगर हमको चीज़ का यूज़ देखना है, जैसे कि हम अभी कोरोना के बारे में बात करें तो कोई भी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं या कोई भी मेडिसिन का वो चल रहा है, तो सबसे पहले वो एनिमल्स के ऊपर उसके इफेक्ट देखे जाते हैं कि एनिमल्स में वो चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। ये फर्स्ट स्टेज में देखा जाएगा कि जब वो वहाँ सक्सेसफुल मिलेगा तो उसके बाद उसकी सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जो कि एनिमल में किया जाता है, किसके लिए,
टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, टू डिमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एनिमल्स के अंदर। ये उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को नाम दिया गया है प्लाज्मा फेरेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग। तो यहाँ आज हमने ये देखा कि जो भी ब्लड है उसका पीएच है 7.4, उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। प्लाज्मा को भी आगे दो चीज़ों में डिवाइड किया है, वाटर 90 to 92% और बचे हुए में सॉलिड। सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आएगी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि आलू गोभी फ्राई, और आलू का है मतलब ओस से है ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोब्यूलिन का है डिफेंस मैकेनिज्म, और फाइब्रिनोजन से है क्लोटिंग। एंजाइम्स में अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। फिर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड ये प्रेजेंट रहेंगे। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन। ठीक है, अगर इसमें से प्लाज्मा में से हमने क्लोटिंग फैक्टर हटा दिए तो इसको बोला जाएगा सीरम। और अगर इंपॉर्टेंस हमको देखनी है प्लाज्मा प्रोटीन्स की, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स में, उस प्रोसीजर को कहा जाता है प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है, ये तो हो गया बात किसकी, ये हो गई बात प्लाज्मा की। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम जाते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में टोटल 3 चीज़ें मिलती हैं हमको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो कि 45% जो 45% हिस्सा है इस ब्लड का, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। मतलब कि ये तीनों चीज़ें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये मिलकर बनाती हैं। इनमें भी हमको बहुत ज़्यादा बाहर से पढ़ना है, तो हम इसको अगले लेक्चर्स में देखते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी ही इतना ज़्यादा बड़ा है, ऐसा ही फिर डब्ल्यूबीसी मुझे आपको समझाना है। तो जो भी क्वेश्चन एम्स में पूछे गए हैं बाहर से, वो सभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।